हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि डीडीए की स्कीम में फ्लैट तो निकल गया है, ड्रॉ में नाम आ गया है, अलॉटमेंट लेटर भी मिल गया है, बट डीडीए को देने के लिए पैसे ही नहीं है। सोचा था कि लोन ले लूँगा, लोन लेके डीडीए को पेमेंट कर दूंगा। कुछ पैसा रख रखा है, 20-30%, 40% रख रखा है, बाकी पैसा सोचा था कि लोन लेके डीडीए को पे कर दूंगा और फ्लैट ले लूँगा। बट लोन के लिए बैंक को अप्रोच कर रहा हूँ तो बैंक बोल रहे हैं कि पिछले 2 या 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न लेके आओ। इनकम टैक्स की रिटर्न तो है नहीं, इनकम टैक्स तो फाइल करता है नहीं, तो कहाँ से और कैसे डीडीए को पे करूँगा। इससे अच्छा तो सरेंडर ही कर देते हैं। भाई पैसा नहीं है तो सरेंडर करना पड़ेगा ना, तो पैसा है नहीं तो कहाँ से पैसा लाया जाए और कैसे लाया जाए। लोन तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2-3 साल की आईटीआर मांग रहे हैं और आईटीआर मैं भरता नहीं हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब आप होम लोन के लिए बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपसे इनकम टैक्स की रिटर्न मांगता है और दूसरा एक को एप्लीकेंट मांगते हैं। को एप्लीकेंट क्यों मांगता है? जैसे कि आप बैंक से लोन लेंगे तो यदि आप बैंक का लोन नहीं चुका पाए तो कोई तो होना चाहिए कि जो आपका लोन चुकाएगा। बेसिकली माना जाए तो उसको हम गारंटर भी कह सकते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल जो वर्ड है वो है को एप्लीकेंट। यानी कि नॉर्मली बैंक जो है होम लोन के लिए को एप्लीकेंट मांगता ही मांगता है। यदि एप्लीकेंट की किसी भी एक्सीडेंटल केस में या कुछ भी किसी भी तरह से यदि डेथ हो जाती है तो को एप्लीकेंट जो है उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि एप्लीकेंट ने लोन लिया है उस लोन को चुकाने की। इस तरह से माना जाए तो जो को एप्लीकेंट होता है वो भी एप्लीकेंट के बराबर ही पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है बैंक को लोन की वापसी के लिए। लेकिन फिर बात वहीं फंस जाती है कि आईटीआर तो मैं भरता नहीं हूँ, तो को एप्लीकेंट की बात तो दूर की बात है। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि यदि आप आईटीआर नहीं भी भरते हैं और जिसको आप को एप्लीकेंट बना रहे हैं वह पर्सन आईटीआर भरता है, यानी जो को एप्लीकेंट आप बैंक में होम लोन से रिलेटेड जो को एप्लीकेंट को आप अपने साथ इंक्लूड कर रहे हैं वह जो है इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, तो आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। सैंक्शन हो क्या सकता है? होता है। यदि आप आईटीआर नहीं भी भरते हैं और जो को एप्लीकेंट है वह इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है तो आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि डीडीए के फ्लैट में आपने को अलॉटी किसी को बनाया हो, जरूरी नहीं है। यदि आपने सिर्फ सिंगल अपने नाम से भी फ्लैट का अलॉटमेंट कराया है, यानी यदि आपके नाम से भी फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ है तो आप होम लोन से रिलेटेड किसी को एप्लीकेंट बना के होम लोन अपना प्रोसेस करा सकते हैं, बशर्ते जो को एप्लीकेंट है उनका आईटीआर फाइल हुआ होना चाहिए, यानी वो पिछले 2-3 साल से आईटीआर भरते हों। ये जरूरी नहीं है कि आप आईटीआर भरेंगे तभी आपको होम लोन मिलेगा। यदि को एप्लीकेंट आईटीआर भरेंगे तब भी आपको होम लोन आराम से प्रोवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, हो जाता है सैंक्शन। आप बैंक में बात करके तो देखिए, हो जाता है सैंक्शन। नॉर्मली जो को एप्लीकेंट होते हैं वो ब्लड रिलेशन में होते हैं, जैसे कि को एप्लीकेंट में अपनी वाइफ को बना सकते हैं, अपने फादर को बना सकते हैं, मदर को बना सकते हैं, ब्रदर को बना सकते हैं, सिस्टर को बना सकते हैं। इस तरह से को एप्लीकेंट आप बैंक लोन में ऐड करा सकते हैं। को एप्लीकेंट ऐड कराना ही पड़ता है, बिना को एप्लीकेंट के बैंक लोन नॉर्मली नहीं देता है। तो को एप्लीकेंट में आप किसी को भी, जो भी मैंने आपको बताया ब्लड रिलेशन में, उनको आप को एप्लीकेंट बना के अपना होम लोन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम से फ्लैट निकला है और आप इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको होम लोन नहीं मिलेगा। होम लोन मिल जाएगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ को एप्लीकेंट वाला, उस तरीके से आपको होम लोन मिल जाएगा, क्योंकि यदि आप विदाउट आईटीआर जाएंगे तो बैंक आपको एंटरटेन नहीं करेगा, नहीं करता एंटरटेन। यदि बैंक में आपकी अच्छी जान पहचान है और आपके पास सैलरी स्लिप एटलीस्ट है तब भी आपका होम लोन प्रोसेस होने के चांसेस होते हैं। बट सैलरी स्लिप भी नहीं है, आईटीआर भी नहीं है, तो होम लोन कैसे प्रोसेस होगा? नहीं होगा होम लोन प्रोसेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी को एप्लीकेंट बना सकते हैं आप और अपने होम लोन को प्रोसेस करवा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी होम ब्रांच में ही जाएँ, यानी जहाँ पे आपका अकाउंट है वहीं पे जाएं। आप अपने नज़दीक में किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं और अपने होम लोन के लिए बात कर सकते हैं। होम लोन के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि किसी भी प्राइवेट बैंक में जाइए, क्योंकि नेशनलाइज बैंक जो है परेशान करते हैं, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं होता, जल्दी कोई सुनता नहीं है। आपका होम लोन के लिए फाइल बन गई पड़ी रहेगी ऐसे ही, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, टाइम लग जाता है। हाँ, जिस ब्रांच के मैनेजर थोड़े एक्टिव होते हैं वहाँ पे तो चलो हो जाता है। सब कुछ डिपेंड करता है ब्रांच मैनेजर पे। ब्रांच मैनेजर सही रहेगा तो आपका होम लोन फटाफट प्रोसेस हो जाता है नेशनलाइज बैंक में, बट प्राइवेट बैंक में इजीली प्रोसेस हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है, इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि प्राइवेट बैंक को ही प्रेफर करिएगा, क्योंकि वहाँ पे इजीली हो जाता है। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है
वहाँ पे निगोशिएबल भी होता है। जो आपको सरकारी बैंक में मिल रहा है उसके आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता रेट ऑफ इंटरेस्ट में। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है निगोशिएबल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने जाना कि यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भी भरते हैं तब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि अपने साथ को एप्लीकेंट को ऐड कर देते हैं तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।